आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अमेरिकन सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें अमेरिका ने ये डिसाइड किया था कि वो चांद पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करेगा, एक ऐसा ब्लास्ट जो कि धरती से भी दिखाई दे। और उस अमेरिकन सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट A119। हालांकि ये कभी भी अपनी फाइनल टेस्टिंग तक नहीं पहुंच पाया और इसको लगभग 40 सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा गया। लेकिन जब साल 2000 के आसपास इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई तो हर तरफ सिर्फ हैरानी और बहुत सारे सवाल थे। आखिर अमेरिका चांद पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करना क्यों चाहता था, और अगर अमेरिका सच में ऐसा कुछ कर देता तो क्या होता, और आखिर क्यों अमेरिका ने अपनी उस सीक्रेट प्रोजेक्ट को बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में आकर एकदम से रद्द कर दिया। इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानिए आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान दुनिया में दो बहुत बड़ी और खतरनाक वॉर्स हो चुकी थी, और इसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड शुरू हो चुका था जिसमें दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड होने लगी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर के दौरान ये दोनों देश सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी को भी साबित करने की इंटेंस रेस में लगे हुए थे। और साथ ही में इन दोनों के बीच में एक साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक बैटल भी शुरू हो चुकी थी, जिसके लिए जो बैटल ग्राउंड था वो बना स्पेस। On October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। अब सोवियत यूनियन के द्वारा स्पुतनिक 1 का लॉन्च होना ये कोई आम बात नहीं थी। ये ह्यूमन रेस की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से पूरा अमेरिका शॉक में जा चुका था, और अमेरिका में इस मूवमेंट को द स्पुतनिक क्राइसिस के नाम से बुलाया जाने लगा। स्पुतनिक क्राइसिस सिर्फ सोवियत यूनियन के इस सैटेलाइट तक ही लिमिटेड नहीं था। एक्चुअल में सोवियत्स के द्वारा स्पेस में पहले पहुंचना अमेरिका के लिए एक सिंबॉलिक हार थी, क्योंकि अमेरिकन्स को ऐसा लगता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। लेकिन स्पुतनिक 1 के लॉन्च के बाद अमेरिकन्स का अपने आप पर जो वो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरह से डगमगा चुका था, और दुनिया भर में ये मैसेज स्प्रेड हो चुका था कि कम्युनिस्ट स्पेस में सबसे पहले पहुंच गए हैं। अब इसकी वजह से जो अमेरिका की सिंबॉलिक डिफीट हो चुकी थी और जिस टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस को अमेरिका खो चुका था, उसको दोबारा से पाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रफ्तार के साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद जनवरी 1958 में अमेरिका ने भी अपना पहला सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, और 1958 में ही इन दो बड़ी स्पेस एजेंसीज को बनाया गया, और फिर यहीं से अमेरिका ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपनी पूरी फोर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका में उस टाइम के दौरान जो अर्जेंसी वाला माहौल बना हुआ था, उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ पर भी विचार किया जा रहा था जो आइडियाज़ पहले कभी इम्पॉसिबल या बिल्कुल हैरान कर देने वाले लगते थे, और उन्हीं आइडियाज में से एक आइडिया था चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना। लेट 1957 में अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में एक काफ़ी सेंसेशनल खबर छपने लगी कि सोवियत यूनियन प्लान कर रहा है कि स्पुतनिक 1 के बाद अब वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब को चांद पर डेटोनेट करेंगे। और अफवाहों के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि सोवियत यूनियन चाहता है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब वो चांद पर ब्लास्ट करेंगे उसको चांद की डार्क साइड पर ब्लास्ट किया जाए, ताकि वो धरती से बिल्कुल साफ दिखाई दे। क्योंकि अगर सोवियत ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो ग्लोबल लेवल पर ऐसा करना सोवियत यूनियन की डोमिनेंस के प्रोपोगेंडा का एक हिस्टोरिक मूव बन जाता। हालांकि अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में छपी ये न्यूज़ कभी वेरीफाई नहीं हुई, लेकिन इसकी वजह से अमेरिकन लीडरशिप पर बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा। अमेरिकन्स के अंदर ये डर पैदा हो गया कि अगर सोवियत यूनियन ने सच में ऐसा कुछ कर दिया, यानी चांद पर ब्लास्ट करना, तो एक बार फिर से सोवियत यूनियन स्पेस रेस में हमसे आगे निकल जाएगा। और फिर इसी डर की वजह से अमेरिकन मिलिट्री के अंदर एक नया आइडिया जन्म लेने लगा, क्यों ना हम सोवियत से पहले ही चांद पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दें, जस्ट टू सेंड अ मैसेज कि हम भी किसी से कम नहीं।
अब ऐसा नहीं था कि अमेरिका के द्वारा चांद पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करना ये कोई नया आइडिया था। इससे पहले भी, यानी कि स्पुतनिक 1 के लॉन्च होने से पहले भी इन्होंने ये सुजेस्ट किया था कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए चांद पर या चांद के पास एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाना चाहिए। मतलब ये तो क्लियर था कि चाहे साइंस के लिए हो या स्ट्रेटेजी के लिए हो, कोल्ड वॉर के दौरान चांद पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करना ये एक रियल ऑप्शन बन चुका था। मई 1958 में अमेरिकन एयरफोर्स ने सीक्रेटली आर्मर रिसर्च फाउंडेशन को, जो कि एक मिलिट्री फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट असाइन किया, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये समझना था कि अगर चांद पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए तो क्या उसकी जो फ्लैश होगी वो धरती से दिखाई देगी या नहीं, और अगर हाँ तो क्या उससे अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस साबित की जा सकेगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑफिशियल नाम दिया गया अ स्टडी ऑफ लूनार रिसर्च फ्लाइट्स, मतलब लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट का जो कोड नेम था वो था प्रोजेक्ट A119। यूएस मिलिट्री प्लानर्स का ये मानना था कि अगर हम सोवियत यूनियन से पहले चांद पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दें और वो धरती से भी दिखाई दे तो ये दुनिया के लिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ का एक पावरफुल डिस्प्ले होगा, और सभी को ये लगेगा कि अमेरिका ने स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में अल्टीमेट कंट्रोल हासिल कर लिया है। और इसके अलावा चांद पर ब्लास्ट करना अमेरिकन लोगों के मोराल को दोबारा से ऊपर उठाने का काम भी करेगा, जो कि स्पुतनिक 1 के लॉन्च होने के बाद काफी कम हो चुका था। हालांकि ये काफी सरप्राइजिंग बात थी कि साल 2000 में प्रोजेक्ट A119 के जो लीड साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये खुद कहा था कि प्रोजेक्ट A119 सिर्फ एक PR स्टंट था, एक बड़ा एक्सप्लोजन जिसका मशरूम क्लाउड धरती से भी दिखाई देता। बेसिकली ये दुनिया के लिए एक संदेश होता कि अगर हम चाहें तो हम चांद पर भी न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के द्वारा प्रोजेक्ट A119 को जस्टिफाई या रैशनल दिखाने के लिए जो साइंटिफिक लॉजिक्स दिए गए थे उनके बारे में। साइंटिस्ट्स का कहना था कि चांद पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करने से एस्ट्रोजियोलॉजी और प्लैनेटरी साइंस के कुछ बहुत बड़े क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, जैसे कि चांद पर ब्लास्ट करने के बाद लूनार डिब्री इजेक्ट होगा और उसके केमिकल एनालिसिस हमें काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और न्यूक्लियर हीट के एक्सपोजर से चांद के सरफेस की थर्मल और मटेरियल प्रॉपर्टीज को भी समझा जा सकता है। 1958 में कार्ल सैगन भी प्रोजेक्ट A119 का पार्ट थे, और इन्होंने ये स्पेकुलेट किया था कि अगर चांद पर कभी लाइफ या ऑर्गेनिक मैटर हुआ करता था तो न्यूक्लियर ब्लास्ट से रिलीज होने वाले बायोलॉजिकल सिग्नेचर से हमें उसके बारे में भी पता चल सकता है। आज हम जानते हैं कि चांद पर किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन 1958 में ऐसे आइडियाज काफी रेवोल्यूशनरी और क्यूरियस माने जाते थे, और उन्हीं आइडियाज या थ्योरीज ने प्रोजेक्ट A119 को एक इंटेलेक्चुअल कवर देने का भी काम किया था। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस तो था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। पहले अमेरिकन्स ने ये डिसाइड किया था कि वो चांद पर ब्लास्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज करेंगे, लेकिन उस टाइम के अमेरिकन रॉकेट्स के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब का वेट काफी ज्यादा था, और इसी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया कि हम ब्लास्ट के लिए W25 वॉरहेड को यूज करेंगे, जो कि एक लाइट वेट वॉरहेड था और जिसकी ब्लास्ट पावर सिर्फ 1.7 किलोटन थी। प्लान ये था कि न्यूक्लियर ब्लास्ट चांद के टर्मिनेटर जोन में किया जाएगा ताकि सूरज की बैक लाइटनिंग से एक्सप्लोजन का क्लाउड धरती से क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि इसके ऑपोजिट अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट चांद के ओपन सन फेसिंग प्लेन पर होता तो धरती से वो सिर्फ एक फ्लैश लाइट जैसे नजर आता। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए साइंटिस्ट्स ने स्पेस में लो ग्रेविटी के इफेक्ट और डस्ट क्लाउड के एक्सपेंशन का भी कैलकुलेशन किया था, ताकि ये एस्टिमेट लगाया जा सके कि चांद पर किए जाने वाला ब्लास्ट धरती से कितना दिखाई देगा। लेकिन फॉर्चुनेटली इतनी सारी साइंटिफिक रिसर्च और विजनरी कैलकुलेशंस करने के बाद भी प्रोजेक्ट A119 कभी भी अपनी फाइनल टेस्टिंग तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन क्यों? 1958 में प्रोजेक्ट A119 के रिलेटेड जितना भी काम किया गया था वो ज्यादातर पेपर बेस्ड था, यानी कि थ्योरेटिकल मॉडल्स, फिजिक्स कैलकुलेशंस और रिस्क एनालिसिस। और इसी पेपर बेस्ड काम के बेसिस पर
आर्मर रिसर्च फाउंडेशन ने कुछ क्लासिफाइड टेक्निकल रिपोर्ट्स बनाई जिसमें अमेरिका के द्वारा चांद पर किए जाने वाले न्यूक्लियर ब्लास्ट के फायदे और नुकसानों के बारे में बताया गया था। और उसी क्लासिफाइड रिपोर्ट के बाद जनवरी 1959 में एकदम से प्रोजेक्ट A119 को कैंसिल कर दिया गया, वो भी बिना किसी फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट के। अगर प्रोजेक्ट A119 एग्जीक्यूट होता तो अमेरिका दुनिया का पहला वो देश होता जो पब्लिकली स्पेस को मिलिटराइज कर देता, वो भी एक विजिबल और ड्रामेटिक एक्ट के जरिए। हालांकि अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का मानना ये था कि प्रोजेक्ट A119 की सक्सेस के साथ सोवियत यूनियन पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाता, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी खतरनाक पॉसिबिलिटीज भी छुपी हुई थी। जैसे कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के सामने ये कंसर्न भी पैदा हो चुका था कि अगर हमने चांद पर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया तो हो सकता है कि उसका जवाब देने के लिए फिर सोवियत यूनियन हमसे भी बड़ा ब्लास्ट चांद पर कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो हथियारों की दौड़ सिर्फ धरती तक ही नहीं बल्कि स्पेस तक भी फैल जाएगी, और इसका जो ग्लोबल सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट होगा वो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होगा। अमेरिका के इस प्रोजेक्ट के साथ एक रियल और टेरिफाइंग रिस्क भी जुड़ा हुआ था, और वो रिस्क था व्हाट इफ इट फेल्ड। 1950s के अमेरिकन रॉकेट्स आज के रॉकेट्स की तरह रिलायबल नहीं थे, और ऐसे में अगर लॉन्च व्हीकल में कोई खराबी आ जाती और न्यूक्लियर वॉरहेड दोबारा से धरती पर आकर गिर जाता तो इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक साबित होता। और दूसरे केस में अगर वही न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका के किसी फ्रेंडली या न्यूट्रल देश पर गिर जाता तो अमेरिका को बहुत बड़े लेवल पर ग्लोबल ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता। इसके अलावा इन्होंने भी ये वार्निंग दी थी कि अगर चांद पर ब्लास्ट करने से वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाती है तो फ्यूचर मून एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के प्लान्स खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए प्रोजेक्ट A119 एक दो-धारी तलवार थी। एक तरफ थी प्रोपेगेंडा विक्ट्री और दूसरी तरफ था पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल और साइंटिफिक डिजास्टर का रिस्क। इसलिए जनवरी 1959 में प्रोजेक्ट A119 को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया और रीजन दिया गया रिस्क टू द पॉपुलेशन इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग विद द लॉन्च। (1959) में प्रोजेक्ट A119 के कैंसिल होने के बाद 1963 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की गई, जिसके अकॉर्डिंग आउटर स्पेस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को बैन कर दिया गया। इसके बाद 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी की गई, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि स्पेस को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए। अब जो ये ट्रीटीज साइन की गई थी, इनका ओरिजिन इस बात से भी जुड़ा हुआ था कि अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोजेक्ट A119 जैसे प्लान्स रियलिटी भी बन सकते थे अगर इनको टाइम पर रोका नहीं गया होता। फाइनली 1969 में अमेरिका ने एक मैसेज के साथ चांद पर कदम रखकर कोल्ड वॉर की एक ऐसी सिंबॉलिक जीत हासिल की जो कि पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। We came in peace for all mankind। अगर प्रोजेक्ट A119 सच में एग्जीक्यूट हो जाता तो इंसानों की चांद के साथ सबसे पहली मुलाकात एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के साथ होती, ना कि एक पीसफुल स्टेप के साथ। जो चांद हजारों सालों से कविताओं का हिस्सा रहा, प्यार की निशानी रहा और एक साइलेंट ब्यूटी रहा, वही चांद इंसानों की ईगो और इनसिक्योरिटी का ब्लास्ट जोन बन जाता। और हमारी सबसे आइकॉनिक लाइन दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड शायद कभी बोली ही नहीं जाती। इसलिए पावर दिखाने का हर मौका लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप कुछ कर सकते हो लेकिन आप फिर भी नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।